नमस्कार, मैं सुमित जैन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में जिसको कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस। ठीक है दोस्तों, तो लीग ऑफ नेशन क्यों बना, कब बना, या राष्ट्र संघ क्यों बना, कब बना, इसको समझने के लिए हमें पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका समय काल क्या था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में। भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि भारत ने किसके साइड से पार्टिसिपेट किया और इसमें क्या मायने निकले। तो आइए हम बात करते हैं पहले विश्व युद्ध की। तो पहले विश्व युद्ध से पहला विश्व युद्ध, तो इसके होने के क्या कारण थे। तो मुख्य कारण हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कारण थे। तो देखो, पहला जो उस समय का वर्ल्ड था या दुनिया थी, वहां पे दौर था इंपीरियलिज्म का। इंपीरियलिज्म, इसका अर्थ है कि दौर था कॉलोनियां बनाने का। कि हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर रेस हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहे थे। कॉलोनियां बना रहे थे, गुलाम देश बना रहे थे, क्योंकि कुछ देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज ने जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हासिल कर लिए थे। वहाँ पे रिनेसेंस पहले आ गया था, मतलब वहाँ पे रीअवेकनिंग, यहाँ पे पुनः जागरण पहले हो चुका था। और नई नई टेक्नोलॉजी, नई जैसे स्टीम इंजन आविष्कार हो गया है ना, मशीनों का आविष्कार हो गया और आधुनिक हथियारों का आविष्कार हो गया। तो इस तरह से आधुनिक नेवी का आविष्कार हो गया। तो इस तरह से उन्होंने जो है हर क्षेत्र में एशिया और अफ्रीका के देशों से महारत हासिल कर ली थी। तो इसीलिए उसके दम पर इन्होंने जो है अलग अलग देशों में जाके वहाँ पे कॉलोनियाँ स्थापित कर ली और वहाँ के प्राकृतिक और बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं, बाकी जो संसाधन होते हैं, उनका यूज़ करना, उनका दोहन करना शुरू कर दिया। और उसी के साथ वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने करी कि उस कॉलोनी बनाने के बाद, जैसे इंडिया को कॉलोनी बनाया ब्रिटेन ने, तो उसका लेबर वहाँ मिल गई उसको, जिससे वो कच्चा माल लेती थी। फिर मार्केट वहाँ मिल गया, मतलब अपना जो माल फैक्ट्री से तैयार होता था उसको कहीं डंप भी तो करना, कहीं देना भी तो है, तो मार्केट उसको मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इकोनॉमिक लूट इन्होंने बचा रखी थी, उसके कारण इनको क्या मिल गई, कैपिटल भी मिल गई। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री के पनपने के सारे कारण इनको यहाँ मिल गए। कैपिटल मतलब पूंजी, मार्केट मतलब मार्केट, बाजार जहाँ माल बेचोगे, लेबर मतलब श्रमिक। ठीक है, तो जो यहाँ पे मेन फैक्टर्स होते हैं, पूंजी इनके पास आई गई, मार्केट इनके पास आई, एंटरप्रेन्योर स्किल इनके पास आई गई, तो ये सारे फैक्टर्स इनके पास मिल गए। तो जब ये लोग आए, उससे पहले जो भारत है ना, सोने की चिड़िया बोलते थे, क्योंकि भारत का जो व्यापार था वो सरप्लस में था, यानी हम जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। तो इसी कारण हमारा देश सोने की चिड़िया था एक तरह से, काफ़ी पैसा था हमारे पास। एक मुस्लिम नाम का कपड़ा होता है, हिस्ट्री की बुक में आप पढ़ोगे, मुस्लिम नाम का कपड़ा, जैसे आज लिवाइस है, यूएस पोलो है, उस तरह से एक ब्रांड था यूरोप के अंदर। ठीक है, ये एक ब्रांड था। तो यूरोप वालों ने सिस्टमेटिकली, ब्रिटेन पर्टिकुलरली, उसने सिस्टमेटिकली तरीके से हमारी जो इंडस्ट्रियाँ वो ख़त्म करी और उसके जो माल थे वो यहाँ डंप करना शुरू कर दिए। इवन शुरुआत के दिनों में उनके मशीनों वाले माल भी हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, प्राइसेस के अंदर भी हमारी क्वालिटी बहुत सुपीरियर थी। लेकिन इन्होंने सिस्टमेटिकली तरीके से, हम हिस्ट्री की किताब में पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने हमारा दमन किया और हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद किया। तो पहला कारण था इंपीरियलिज्म। दूसरा था मिलिट्री, सैनिक या सेना, नेवीज। भाई कॉलोनियल टाइम में अगर व्यापार पे राज करना ना, तो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए नेवी, क्योंकि नेवी से सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा था उस टाइम। ओटोमन एम्पायर था, तो ये जो लैंड वाला रूट था ये ब्लॉक हो गया था। तो इसी कारण वास्को डी गामा, कोलंबस, इन लोगों ने जो है वॉयजेस शुरू करे।
मतलब समुद्री रास्ते से खोज करना शुरू करी अलग अलग देशों की, अलग अलग जगह की, जहां वो अपना माल बेच सके या जहां से वो माल खरीद के ला सके और मुनाफा कमा सके। तो ट्रेडिंग करना चाहते थे वो लोग। तो उन्होंने वास्को डी गामा जो भारत आया, तो वो जब पहली बार यहाँ से वापस गया अपने देश पुर्तगाल, तो वहाँ पे उसने 60% का 60 गुना मुनाफा कमाया। 60% नहीं, 60 गुना मुनाफा कमाया। तो क्योंकि उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग हो गई थी, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी इंग्लैंड की, फिर बाद में जर्मनी की भी स्ट्रांग हो गई, फ्रांस की भी बहुत स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो इनमें आपस में वॉर चल रही थी, कॉलोनीज को कौन लेगा। तो ये दौर था मिलिट्री दौर, इंपीरियलिज्म का दौर। और क्या था वहाँ पे भाई, एक तो हो गया कॉलोनियल राज कर ली, ठीक है, एक था मिलिट्री का दौर, ठीक है, और एक क्या था, होड़ाहोड़ चल रही थी कि कौन ज़्यादा कॉलोनी ने कब्जे करेगा। और तीसरा था राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद की भावना का उदय, राष्ट्रवाद की भावना का उदय। देखो, आपने फ्रांसीसी क्रांति, जर्मन, अमेरिकन, यहाँ पे जो इन देशों के बारे में अगर पढ़ा होगा इस टाइम में 1700-1800 के आसपास, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो राष्ट्रवाद का उदय होने से काफ़ी इनको फ़ायदा मिलता है, और एक नेशन की भावना, एक राष्ट्र की भावना जो है इनके दिल में, इनके मस्तिष्क में बैठ जाती है। जैसे आज हमारे यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना क्या है कि भाई एक तेलंगाना का आदमी, एक केरल का आदमी, एक जम्मू कश्मीर का आदमी अगर ओलंपिक में गोल्ड जीत के आ रहा है, तो हम अपना जो है उसका स्वागत करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये क्या फीलिंग है, ये फीलिंग है राष्ट्रवाद की, एक कॉमन फीलिंग है, एक पूरे देशवाद की फीलिंग है कि हाँ, ये हमारे देश का व्यक्ति है जिसने ऐसा काम किया, हम गर्व महसूस करते हैं। तो दिस इज़ द फीलिंग ऑफ राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप में ये जो भावना है ये बनने लगी थी, राष्ट्रवाद का रूप ले चुके थे और स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका था कंट्रीज़ का। तो ये एक्सटेंड करना चाह रहे थे। अब एक्सटेंड कैसे करेंगे भाई, आसपास के सब कंट्री में यही दौर चल रहा है। तो इन्होंने क्या करा, अपने मिलिट्री पावर बढ़ाना शुरू करा और अलायंसेस करना शुरू कर दिए, मतलब संगठन बना रहे हैं किसी देश के साथ। जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली स्थिति हो रही थी कि भाई ये मेरा दुश्मन है तो इसके दुश्मन से मैं दोस्ती कर लूँ। तो इस तरह से दो ग्रुप्स जो हैं फॉर्म हो गए। ठीक है, अब दो ग्रुप कौन कौन से फॉर्म हुए, देखो वर्ल्ड वॉर 1 में दो ग्रुप फॉर्म थे। तो एक तरफ क्या था, एक तरफ था ब्रिटेन, क्या था, ब्रिटेन। दूसरी तरफ, एक तरफ था फ्रांस, सोवियत यूनियन जिसको आज रशिया बोलते हैं। तो ये सोवियत यूनियन था, काफ़ी बड़ा देश था ये, बाद में इसके टुकड़े हो गए 1991 में। फिर अमेरिका एटसेट्रा। तो ये मेन देश थे। इवन अमेरिका ने तो 1917 के बाद पार्टिसिपेट किया था, युद्ध में भाग जब लिया था। दूसरी तरफ कौन थे, जर्मनी, वेरी पावरफुल एंड वॉरियर कम्युनिटी, वेरी पावरफुल जर्मनी। फिर ओटोमन एम्पायर, तीसरा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो इनके और इनके बीच में युद्ध हुआ, पहला वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। तो जीत इनकी हुई, लेकिन कीमत दोनों पार्टी को चुकानी पड़ी। जीत तो इनकी हुई, लेकिन कीमत दोनों पार्टी को चुकानी पड़ी। इनके भी बहुत नुकसान हुआ, इनके भी बहुत नुकसान हुआ। तो क्या क्या नुकसान हुआ, कैसे कैसे नुकसान हुआ, ये बहुत डिटेल में है, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी को बाद में जो है इसी को रोकने के लिए कि इस तरह की इवेंट्स, इस तरह का युद्ध, इतने भयानक युद्ध जो है बार बार ना हो, इसी को रोकने के लिए हमने लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी, या जिसको राष्ट्र संघ बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना करी। तो जान माल की हानि तो होगी भाई, लड़ाई होगी तो जान माल की हानि तो होगी, जान माल की हानि होगी। फिर देखो एक चीज़ थी, मैं आपको एक बात बता रहा था कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो है ना, यूरोप में पहली बार वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान। देखो सारे जो मेल मेंबर्स थे वो लोग चले गए वॉर के अंदर लड़ने, तो पीछे जो है खाने की व्यवस्था करना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भी व्यवस्था होती है, वो सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी आ गई महिलाओं पे या छोटे बच्चों पर। तो उनका कंट्रीब्यूशन को देखकर
वर्ल्ड लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस थे, वर्ल्ड लेवल के जो देश थे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े देश, इन्होंने इनको जो है समानता का अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार दिया। तो पहली बार संसार में वोटिंग का अधिकार महिलाओं को कब दिया गया? यूरोप के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर देखो, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। तो देखो, पहले ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी, इसके अंदर युद्ध खत्म हुआ। 1919 में क्या हुई? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई। ठीक है, इसके बारे में बता दो थोड़ा सा। देखो 1919 में क्या हुई? एक वर्सेलिस नामक जगह पर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जगह है, वहां पे जीते हुआ पक्ष और हारे हुआ पक्ष मिले और डिसाइड किया भाई क्या करना, कैसे क्या करना है। तो इन्होंने सोचा क्या करें। अब हुआ क्या कि इस ट्रीटी के अंदर सब अपना अपना जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई में लग गए, प्रतिशोध लेने के लिए लग गए, और इसी कारण जो है आगे चल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा। ठीक है, तो प्रतिशोध कैसे लिया भाई? एक तो उनसे इनकी कॉलोनी छीन ली हारी हुई पार्टी से, यानी कि जो गुलाम देश थे वो छीन के अपने अपने आपस में बांट लिए जीती हुई पार्टी ने। पहला काम ये करा। दूसरा काम क्या किया? इनसे बोला कि साहब आप जो है ना अब हमको कर दो, आपकी वजह से हमारे देश का इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है साहब। तीसरा, इंपॉर्टेंट एरियाज लाइक राइन लैंड ऑफ जर्मनी, विच इज सिचुएशन में जर्मनी एंड फ्रांस, मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है राइन लैंड। वो कोल और आयरन का जो है ना बेस्ट रीजन है, तो वो किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेसिक है, बेस चीज़ है, तो वो चाहिए। तो उस पर जो है जर्मनी से उसको छीन लिया गया, कंट्रोल उससे ले लिया गया। ठीक है, तो जर्मनी से राइन लैंड जैसे एरिया का जो काफ़ी रिच था कोल और आयरन में, इसको छीन लिया। ठीक है। चौथा, मिलिट्री को डिसबैंड कर दिया गया। मिलिट्री को डिसबैंड कर दिया। डिसबैंड मतलब बहुत रिड्यूस कर दिया, हथियार बहुत कम कर दिए, नेवीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके शिप वगैरह सब कब्जा कर लिए। तो देखो, हर तरह से आप किसी इंसान को दुखी करोगे ना तो रिवॉल्यूशन तो होगा। तो सेकेंड युद्ध की जो कहानी ना यहीं लिख दी गई इस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी यहीं लिख दी गई। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, उसके बाद जब ऐसी बैठ के ट्रीटी कर रहे थे, तब लोगों को ध्यान रहा कि साहब इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंदर 3-4 बातें मेन ये हैं। ठीक है, फिर एक मैं आपको बता रहा था कि ऑटोमन एम्पायर है। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जिसने जर्मनी का साथ दिया था। ऑस्ट्रो हंगेरी एम्पायर तो बेसिकली जर्मनी का ही पार्ट मान लो आप, क्योंकि वहाँ का जो रानी थी उसकी शादी हुई थी जर्मनी के साथ, या वो उसका जो लीडर था उसको मार दिया। इनकी ट्रीटी थी, शादी नहीं हुई थी, बेसिकली इनकी ट्रीटी थी। तो उसका जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का जो प्रिंस था उसको मार दिया था सर्बिया के लोगों ने। तो इसी कारण जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने मिलकर युद्ध को शुरू किया था। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहे थे हम लोग। ऑटोमन एम्पायर जो है ना, तो ये हार गया। तो यहाँ का जो लीडर था उसको जो मुस्लिम वर्ल्ड था ना, मुस्लिम वर्ल्ड, जितने भी मुस्लिम थे दुनिया में, वो अपना गुरु मानते थे यहाँ के लीडर को। तो जब ये हार गया ना, तो अंग्रेज और बाकी के जो फ्रांस वगैरह के लोग थे, इन्होंने इसको मिसट्रीट किया, इसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, इसको पद से छीन लिया, बहिष्कार कर दिया और नया राजा लाके बिठा दिया। ठीक है, तो इसका जो रिपरकशन हुआ ना, वो आप इंडिया में देखोगे। 1920 खिलाफत मूवमेंट भारत में। तो भारत की आज़ादी के दौर जब आप पढ़ोगे नेशनल मूवमेंट के अंदर, तो गांधी वॉज अ लीडर। तो ही ट्राइड फर्स्ट टाइम फॉर टू ब्रिज द गैप्स, यानी दोनों भारत मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में गैप को भरने के और दोनों को साथ लाने का कोशिश महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में इसी आंदोलन में करी। तो ये जो कारण था ऑटोमन एम्पायर का। तो जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हो गया, फिर लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। अब लीग ऑफ नेशन में देखो क्या हो रहा है। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के
पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतरराष्ट्रीय, मतलब ये जो था ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसके हम बारे में बात करेंगे आगे, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले जो था ये था, और इसी को आगे हमने नाम बदल के और कार्य बदल कर, शक्तियाँ बदल के आगे कंटिन्यू किया, तो वो आगे देखेंगे। तो इसके कार्य क्या थे मेन, लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ के इसके कार्य क्या थे, देखो विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो देखो ऑब्वियसली इतनी लड़ाई झगड़े हुए हैं, इतनी मारकाट हुई है, इतने लोग मरे हैं, इतने इकोनॉमिक नुकसान हुआ है, तो पहला काम तो ये हो जाएगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। दूसरा कि आगे युद्ध की स्थिति ना बने, ये भी सही है कि यार ऐसा युद्ध हुआ तो काफ़ी खराब हो जाएगा काम, तो ऐसे युद्ध की स्थिति नहीं बननी चाहिए, ठीक है। अब देखो तीसरा, देखो ये रहा, निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत एवं मध्यस्थता द्वारा समाधान करना। तो भाई एक तो आप ना ये होड़ाहोड़ी छोड़ दो कि उसके पास इतने मिसाइल्स है तो मैं भी इतने मिसाइल्स लेके आऊँगा, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि अलायंसेस बनते हैं। अलायंसेस क्यों बनते हैं, एक डर होता है भाई, आज देखो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, तो एक दूसरे का डर है, इसलिए हमारे को न्यूक्लियर पावर बनाना जरूरी है। ऐसे ही और कोई तीसरा देश है वो भी डर रहा है, तो उसको भी न्यूक्लियर पावर बनाने की जिद बढ़ा हुआ है कि वो भी मैं बनाऊंगा। अब ईरान है, वो चाहता है कि मैं बनाऊं, लेकिन दुनिया वाले उसको रोक रहे हैं, तो होड़ाहोड़ी है। क्योंकि जब तक शस्त्र रहेंगे ना तो आगे वाले में डिटरेंस रहेगी, आगे वाला अपने से अटैक करने से डरेगा। तो इसका एक जो एम था वो ये था कि उद्देश्य ये था कि निशस्त्रीकरण किया जाए दुनिया के अंदर। तो निशस्त्रीकरण हो जाएगा ना तो नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन से, इस तरह से बड़े बड़े वॉर्स नहीं होंगे, छोटे मोटे होंगे तो उसको सुलझा लेंगे। तो कैसे सुलझाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत से। तो ये बहुत बढ़िया बात बोली यहाँ पे कि आप बैठ के सुलझाइए, बातचीत करिए, मीडिएशन करिए, मध्यस्थता करिए। मतलब भाई दो देशों में लड़ाई हो गई, ये कह रहे सब बैठ के बात करो, आ जाओ दोनों टेबल पे बैठो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर आपसे नहीं सुलझ रहा तो हम आते हैं, यूनाइटेड नेशन वाले, अमेरिका वगैरह सब आ जाएंगे, हम लोग बैठ के बात करेंगे, सुलझा लेंगे मैटर जो भी है, जिसकी गलती होगी उसको बोलेंगे। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, तीसरा उद्देश्य। लेकिन इसकी ड्रॉबैक्स क्या रही, इसकी फेलियर्स कहाँ पे आई, देखिए। लेकिन ये महान शक्तियों के असहयोग, मनमानी गतिविधियों के कारण एकमात्र एक औपचारिक संगठन बन गया। तो देखो यहाँ पे ना पावर नहीं थी इसके पास, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर ली, एप्लीकेबल कैसे करोगे इसको भाई, आपके पास शक्ति तो है नहीं। तो जिसके पास शक्ति है उसको तो हम कुछ कह नहीं सकते। गरीब या कमज़ोर लोगों को आप कह दोगे, अमेरिका को कुछ नहीं कह पाओगे, फ्रांस को कुछ नहीं पाओगे, ब्रिटेन को कुछ नहीं कह पाओगे, ठीक है, सोवियत यूनियन को कुछ नहीं कह पाओगे, क्योंकि ये महान शक्तियों का असहयोग, मनमानी गतिविधियां, इसके कारण एक औपचारिक संगठन रह गया, द्वितीय विश्व युद्ध। अब देखो यहां से, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये था पहले वर्ल्ड वॉर की कहानी, लीग ऑफ नेशंस, और उसका फेलियर्स क्या रहा। तो देखो क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या करा, अमेरिका जो था ना, अमेरिका ने पहले तो वॉर में पार्टिसिपेट किया नहीं, फिर जब किया तो 1917 में काफ़ी लेट किया। इसने क्या करा, 100 साल के आइसोलेशन में था, 100 साल के ये लोग दुनिया से कट के अपना डेवलपमेंट कर लिया इन्होंने। अब डेवलपमेंट करने के बाद इसके पास पैसा आ गया, जैसे आज चाइना के पास है, पैसा खूब है इसके पास। अब इन्होंने कहा हमारे को क्या मतलब, लड़ रहे तो लड़ने दो। पहली पार्टी ने फ़ोन किया कि सब पैसा चाहिए, लो पैसा लो, बोले हथियार चाहिए, ये हथियार लो। फिर दूसरे वालों ने कहा भाई ये गलत कर रहे हो, हमारे को भी दो, तो उनको भी दे दिया। तो दोनों तरफ से इसने पैसे और हथियार बांटे और इकोनॉमिक बेनिफिट कमा लिया। अब 1917 में इसने युद्ध में जाने का फैसला किया, और उसके बाद इसके जाने के कारण जो है युद्ध का फैसला पलट गया, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में काफ़ी जाति करी, और जो हारे हुए पार्टी थी उसको काफ़ी दबाया। और एक चीज़ और हुई, बहुत बड़ा इवेंट हुआ 1929 में, ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब मंदी का काल आता ना, मंदी का काल, वो ही मंदी का काल था। फैमिन्स आ रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे में आप कर्जा मांग रहे हो, लोन मांग रहे हो, कौन देगा भाई, लोग परेशान हो जाएंगे। हथियार बनाने नहीं दे रहे हो, मिलिट्री बनाने नहीं दे रहे हो, स्ट्रांग होने नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है। 1929 में जब ये आया तो लोग काफ़ी परेशान हो गए, और फिर धीरे धीरे जो है राइज ऑफ हिटलर होता है, रेस फासिज्म होता है इटली में, और फासिज्म, और यहाँ पे क्या होता है, हिटलर का होता है।
एक तरफ होता है जर्मनी, एक होता है इटली, मुसोलिनी, और तीसरा होता है जापान। वर्ल्ड वॉर 2 के पार्टिसिपेंट्स ये एक पार्टी बना लेते हैं अपनी, एक्सिस पावर बोलते हैं इनको, एक्सिस पावर। और इनके खिलाफ होते हैं एलिस, वही पुराना ग्रुप, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ ये रशिया, अमेरिका, तो ये लोग होते हैं। तो जर्मनी और इटली तो हार जाते हैं, लड़ते हैं ये भी, फासिज्म, नाजिज्म। जर्मनी में होता है नाजिज्म, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, रेशियल एलिमेंट ले लेते हैं, और यहां पे होता है फासिज्म। इटली में क्या होता है, फासिज्म। अंतर क्या है भाई दोनों में, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, टोटलिटेरियन, मतलब कि एक राष्ट्रवाद की भावना ना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई कि हमारा देश हम जाने, बाकी सब हम मारेंगे, बाकी सबको पीटेंगे, बाकी सबको बाहर निकाल देंगे। और टोटलिज्म मतलब टोटलिटेरियनिज्म, मतलब कि सब कुछ आप अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हो, माइनॉरिटीज़ को या अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हो। तो इस तरह से यहाँ पे चल रहा था इटली के अंदर। मुसोलिनी ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। और यहाँ जर्मनी में इससे भी भयंकर हाल था। जर्मनी में क्या हुआ, नासिज्म, रेशियल बेसिस पे, इसको रेशियल एलिमेंट ऐड कर दिया फासिज्म में। रेशियल बेसिस पे लोगों को मार पीट रहे हैं, ज्यूज की हत्याएं करी इसने, मास मर्डर्स किए, तो ऐसे वॉर क्राइम्स किए। तो इसके बाद जो है एक्सिस पावर के अगेंस्ट में आई एलाइड पावर्स, और एलाइड पावर ने डिसाइड किया कि भाई हमको इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ हद तक जो है जर्मनी की जो हिटलर की पावर बढ़ने के कारण जो थे ये ब्रिटेन और फ्रांस थे, क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि ये जो है रशिया का जो एक्सपेंशन है सोशलिज्म का वो रोक देंगे, उसको रोकने दो, उसके खिलाफ खड़े होने दो। तो ये लोग चाहते थे शुरू में ऐसा, लेकिन जब इन्होंने देखा कि यार ये क्राइम कर रहा है, वॉर क्राइम्स कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन्स के खिलाफ ज़्यादा क्राइम कर रहा है, तो फिर इन लोगों ने फैसला किया कि हम इनको अटैक करेंगे या हम इन पर लड़ाई करेंगे। तो यहाँ से शुरू होती सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी। और बाद में अमेरिका भी पार्टिसिपेट करता है, जब जापान उसके पर्ल हार्बर पे जो है अटैक कर देता है, तो फिर अमेरिका की एंट्री रहती है। और उसके बाद एक एक करके तीनों जने फॉलो आउट हो जाते हैं। जर्मनी इटली पहले हो गए 1945 के अंदर, फिर जापान जो है मान नहीं रहा था, जापान आगे से आगे कब्जा करे जा रहा था। तो फिर अमेरिका डिसाइडेड कि भाई हम लोग जो है ना 2 एटम बम गिराएंगे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, 1939 में 1 सितंबर को, ठीक है। इसका तत्कालीन कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर हमला। तो जर्मनी का पोलैंड पर हमला हो गया। बेसिकली पोलैंड पे जब हमला किया तो रशिया को इन्होंने शांत कर दिया कि ठीक है हम इस पे हमला कर रहे हैं, इसको कॉन्फिडेंस में ले लिया रशिया को, आप लोग शांत रहना। तो इधर से आधा इन्होंने बांट लिया था, उन्होंने आधा जर्मनी ने ले लिया, आधा रशिया ने ले लिया। फिर इसका जो समापन हुआ है वो कैसे हुआ है, ये मैंने आपको बताया। नागासाकी हिरोशिमा पे अटैक किया था, 2 जगह परमाणु बम गिराए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं है, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। 2 जगह इन्होंने अटैक किए, हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने वैश्विक स्तर पर एक नए संगठन का आह्वान किया और इस संगठन को प्रास्ताविक वैश्विक समुदाय के समक्ष रखा। तो भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने लीडरशिप ले ली ब्रिटेन और अमेरिका ने, और एक नए संगठन का उदय होता है। अब देखो रिजल्ट्स क्या रहे। रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट क्या रहे, एलिस की विजय हो गई, मैंने बता दिया आपको। एलिस में कौन कौन से देश आते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इन लोगों की विजय हो गई। एक्सिस पावर की हार हो गई। तो एक्सिस में कौन कौन थे, जापान था, जर्मनी था और इटली था। तो इटली, जर्मनी और इटली, जर्मनी और जापान। जापान जो है ना बहुत खतरनाक देश है, जर्मनी भी खतरनाक है। जर्मन्स आर नोन फॉर देयर वॉरियर स्किल्स। जैसे पंजाब में, जैसे इंडिया के अंदर पंजाब में सिख हैं, सिख लोग, ये लोग वॉरियर स्किल्स, ये वॉरियर है, वॉरियर मतलब अपनी कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं। उसी तरह से जर्मन्स लोग है ना, ये लोग भी वॉरियर क्लास है, ये लोग भी अपनी कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं। और जापान
जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने क्या मारा है लोगों को, ज़बरदस्त तरीके से फाइट करी है। अगर इन पर एटम बम नहीं गिराते ना तो ये पता नहीं क्या करते, तो इसलिए एटम बम गिराना इन पर जरूरी हो गया था। तो इसीलिए उसके बाद जब डील साइन हुई तो अमेरिका ने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप जो है ना अपने हथियार वगैरह का, टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल मत कीजिए, इसको एनहांस मत कीजिए, मिलिट्री ज़्यादा मत बनाइए, आपको अगर कोई अटैक करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। ये जो है बात कही अमेरिका ने जापान से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन अभी जब पिछले इनके प्रेसिडेंट थे ट्रंप अमेरिका के, तो उसने कहा कि साहब हमारा बहुत खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस तरह से उसने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। लेकिन अब जो बाइडन आ गए हैं, जो बाइडन ने बोला कि ठीक है जो हमारा वादा था वो हम निभाएंगे। तो जापान के पास अभी ज़्यादा मिलिट्री कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि अमेरिका जो है इसने वादा किया कि अगर आप पे अटैक होएगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्रसंघ का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो देखो ये जो है इसको तो हटना ही था, डिसोल्यूशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रसंघ का विघटन, क्योंकि ये अपने मकसद में फेल हो गया, शांति रख नहीं पाया और युद्ध को रोक नहीं पाया, और बड़ी पावर से अगेंस्ट ये विवश था, उनका कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि इसके पास कोई पावर थी नहीं। और फिर होता है निर्माण किसका, हमारे संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो ये लीग ऑफ नेशन बना था राष्ट्रसंघ, तो इस टाइम में एक 1919 में ही ILO बनता है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली मजदूरों के लिए बनता है, मजदूरों की भावनाओं को ध्यान रखने के लिए कि भाई मजदूर का कोई दमन ना करे, उनके अधिकार सुरक्षित रहे, इस तरह की बातें इनके उद्देश्य में लिखी हुई है। तो इसको हम आगे से आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अब हो गया आपका यूनाइटेड नेशन फॉर्म, महाशक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उत्थान। तो इसके रिजल्ट्स क्या हुए, ये रिजल्ट हैं, ये सारे इसके रिजल्ट्स है ना। महाशक्तियां यानी कि अब देखो क्या हो रहा है, जमाना बदल गया। पहले था फ्रांस, ब्रिटेन, ये महापावर थी, ठीक है, जर्मनी। अब पावर कौन हो गई, नहीं, वर्ल्ड पावर, दो पावर आ गई अब, अमेरिका, हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिरा दिया अमेरिका, एंड देन सोवियत यूनियन। तो इनके बीच में शीत युद्ध अब शुरू हो जाएगा और ये जाके खत्म होगा 1991 के अंदर। हालांकि अभी भी थोड़ा सा इनमें कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन रहती है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो 1991 तक इनका जो सोवियत संघ का जो विघटन होता है, उसके बाद जो है अमेरिका जो एक सिंगल नेशन इमर्ज होता है पूरे दुनिया के अंदर वर्ल्ड पावर के रूप में, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं बात शीत युद्ध की, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, या इसको बोलते हैं USSR पहले, अभी रशिया नाम है लेकिन पहले क्या था, USSR। USA लिख लो, ऐसा करो, USA वर्सेस USSR, ठीक है। तो ये था कैपिटलिस्ट कंट्री और ये था सोशलिस्ट, मतलब पूंजीवादी देश, समाजवादी देश। तो ये पूंजीवाद की जो विचारधारा है उनका समर्थक था, डेमोक्रेसी का समर्थक था, और मार्केट जो फोर्सेस है जो कोई रेट तय करनी किसी चीज़ की तो मार्केट के हिसाब से हो भाई, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। लेकिन सोवियत संघ वाले थे, ये लोग बात करते थे कि सबको समान अधिकार हो, सबके पास समान रोटी हो, सबके पास समान कपड़े हो, सबके पास समान अधिकार हो, सबके पास समान गाड़ी हो, घर हो, पैसा हो। तो ये इस तरह की बात करते थे। तो एक और मैं आपको करंट इससे रिलेटेड बताना चाहूँगा कि जो अभी तालिबान चल रहा है ना, तालिबान, तो तालिबान को अमेरिका ने बनाया था, अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर, किसके खिलाफ, USSR के खिलाफ। तो USSR अपना एक्सटेंड करने में लगा हुआ था बॉर्डर्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा देश अपने जो है अंदर लेना चाहता था, अपनी विचारधारा से प्रभावित करना चाहता था। तो इसने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। तो फिर पाकिस्तान और USA ने तालिबान को बनाया USSR के खिलाफ। तो इन्होंने भी खूब सारा पैसा बहाया, खूब पैसा खर्च किया, लेकिन ये अफगानिस्तान को काबू भी नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए या जीत नहीं पाए।
और उसके बाद जो होता है इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और ये यहाँ से चले जाते हैं। इनको पता लग जाता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, चलते हैं आप लोग हम। अमेरिका भी अभी 20 साल रखेगा, क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाया। तो अफ्रीका की जो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो इस तरह की है, वहाँ की ज्योग्राफी जो इस तरह की है कि उसको विजय करना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई शीत युद्ध की। जो शीत युद्ध में क्या हुआ, जो अमेरिका का कैपिटलिज्म है वो थोड़ा बहुत जो है यूएसएसआर के सोशलिज्म से ऊपर रहा। अब देखो यूएनए का नाम 1 फरवरी 1942 को दे दिया था। किसने दिया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। तो यूएनए का नाम जो है ये किसने दिया, अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1942 में दे दिया। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1945 को, राष्ट्र संघ को समाप्त कर, यानी लीग ऑफ नेशन को समाप्त कर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई। कहाँ हुई, सैन फ्रांसिस्को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सैन फ्रांसिस्को। तो मैंने आपको ये जो कहानी बताई इससे क्या होगा कि आपको हेल्प रहेगी कि ये आगे जो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं ये फॉर्म क्यों है, इनका बेसिस क्या था। फिर इसके चार्टर पर पहले 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। देखो टोटल 51 देश थे लेकिन 50 देश ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसी कारण से आ नहीं पाए थे तो इन्होंने बाद में हस्ताक्षर किए। तो इसलिए पहले 50 देशों ने किए, बाद में पोलैंड ने कर दिया तो 51 हो गए, ठीक है, ये पोलैंड। अब देखो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ 24 दिवस जो है इसका कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को इसका दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है इसका, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप में, अमेरिका में, ठीक है। अब इसकी भाषाएं कितनी, कार्यकारी भाषाएं देखो 6 हैं। 6 कैसे याद रखोगे, देखो अरब जो होती है ना, अरबी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है तो इसलिए इसको ले लिया कि बहुत जगह पे बोली जाती है। फिर इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश भी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश और चीनी। तो देखो कुछ देश यहाँ परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, और इंग्लैंड और अमेरिका में अंग्रेजी चलती है तो अंग्रेजी ले ली, स्पेनिश ले ली, स्पेनिश भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है तो इसलिए स्पेनिश ले ली। अब देखो यूएन के अंग, यूएनओ के अंग, तो 6 अंग है इसके टोटल। मेन पार्ट इसको बोलते हैं, मेन पार्ट। मुख्य अंग, ठीक है, मेन पार्ट या हिंदी में बोलेंगे मुख्य अंग। तो ये सारे 6 इसके मुख्य अंग हैं। तो पहला क्या है, महासभा, जनरल बॉडी। फिर सुरक्षा परिषद, यहाँ पे वीटो की पावर हम पढ़ेंगे, वीटो पावर किस किसके पास है, 5+10 यहाँ सदस्य होते हैं, ठीक है। फिर एक न्यास परिषद होगी, न्यास परिषद है। फिर एक सचिवालय है, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, फिर एक सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। तो एक आपको अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है इसका जो हेडक्वार्टर है ये अलग जगह मिलेगा, बाकी सबके हेडक्वार्टर एक ही जगह है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र के मेन अंग की। तो पहला क्या है, पहला है महासभा। पहला क्या है, महासभा। तो ये लेजिस्लेचर का काम करता है, यूएनओ की व्यवस्थापिका का काम करता है, और ये विश्व की संसद की तरह है, लघु संसद कहा जाता है। जैसे इंडिया के अंदर नहीं है पार्लियामेंट, संसद, जहां मोदी जी बैठते हैं, अपोजिशन वाले बैठते हैं, राहुल गांधी बैठते हैं, सोनिया गांधी बैठती है, उसको संसद बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विश्व के लीडर आते हैं और यहाँ आके बैठ के विचार विमर्श करते हैं क्या करना चाहिए, जो हमारे मुद्दे हैं दैनिक के पूरे वर्ल्ड में, उसमें शांति सौहार्द से कैसे काम करना चाहिए। तो ये विश्व की संसद, यहाँ डिस्कशंस होते हैं। जैसे आपने कोई मुद्दा उठाना है, भारत पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाना है, आतंकवाद का मुद्दा उठाना है, तो आप यहाँ पे भी मुद्दा उठा सकते हो। ये चीज़ें कोई हर चीज़ का डिस्कशन यहाँ पे होता है, ठीक है दोस्तों। और अभी इसके सदस्य कितने हैं, 193। तो लेटेस्ट कौन सा है इसमें एडिशन, साउथ सूडान, 2011 में बना था ये,
तो अभी इसके लेटेस्ट एडिशन है साउथ सूडान, 193 मेंबर्स है इसमें। अच्छा यहाँ लिखा हुआ भी है दक्षिण सूडान इसका 193वां सदस्य देश बना है, हिंदी में लिखा हुआ 2011 के अंदर बना, देखिए लिखा हुआ भी है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। फिर इसका अधिवेशन हर साल जो इसका अधिवेशन होता है वो सितंबर में होता है, सितंबर के अराउंड। और हर बार यहाँ पे जो विश्व के प्रतिनिधि हैं वो मिलते हैं। और भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित जी है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्योंकि भारत से रिलेटेड है इसलिए। हर एक देश का एक प्रतिनिधि भाग लेता है और इसमें अधिकतम 5 भाग ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इनकी मीटिंग्स होती है ना, तो इसमें क्या होता है हर एक देश से प्रतिनिधि भाग लेते हैं, एक प्रतिनिधि। तो 5 एकदम जा सकते हैं, लेकिन वोटिंग जो अधिकार है वो वोटिंग अधिकार जो है वो एक ही होगा। आप जल्दी 2 लेके जाओ, 3 लेके जाओ, लेकिन वोटिंग अधिकार क्या होगा, एक ही होगा। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद।